ये पता ही है कि अर्ली मैरिज होने के कारण मैं बीएससी सेकेंड ईयर में थी तभी मुझे गृहस्थ आश्रम में आना पड़ा। इनफैक्ट आई वाज मेड टू रियलाइज दैट यू आर जस्ट इंटर पास, कुछ नहीं हो पाया है। देन आई सेड दैट इट्स ओके, टेक माई लास्ट ईयरिंग विच वॉज हैविंग विद मी। सो आई शेयर दैट ईयरिंग कि अब आप इसको लेके जाओ और तुरंत अरेंज करके लाओ कि मुझे उसकी फीस डिपॉजिट करनी है। एंड दैट वॉज द डे फाइनली ही टुक एडमिशन. But that was the day when I decided, and I was feeling regret upon myself. तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। मैं ऋषभ दुबे, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ गृहिणी कला प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भारत का सबसे पहला प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हमने उन सभी स्किल गृहिणियों को उनके सपनों को पूरा करने का मौका दिया है। आज की जो हमारी गेस्ट है मिस दिव्या बटारिया, डीन कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्री रिलेशन ऑफ यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो कि एक टेडेक्स और जोश टॉक स्पीकर रह चुकी हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमने उनके सफर को जाना, जिसमें उनके फेलियर्स और स्ट्रगलिंग फेज के बारे में कुछ बातचीत की है। तो आज का ये पॉडकास्ट मैं भारत की उन सभी 44 करोड़ महिलाओं को डेडिकेट करता हूं। मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिले। तो आइए आज के पॉडकास्ट में, जैसे कि हमने आपको बताया था, दिव्या बटारिया मैम के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ ऋषभ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैम को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया, और उन सभी लेडीज जो भी गृहिणीज हमारे साथ हमारी कम्युनिटी में जुड़ी है उनको आप इंस्पायर करेंगी, और ना कि हमारी कम्युनिटी की गृहिणीज को, बल्कि उन सभी गृहिणीज को जो कि पूरे इंडिया में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहती है। उनके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ एस्पायरेशंस है जिसको फुलफिल करना चाहती हैं। तो मैम, सबसे पहला क्वेश्चन इस पॉडकास्ट को शुरू करने का मतलब जो मकसद था हमारा कि आपकी जर्नी क्या है, फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्टेड, और कैसा आपके सक्सेस माइलस्टोन्स रहे? अगर हम अपनी जर्नी की बात करें तो एक बहुत लंबी जर्नी रही है, जिसको हमने विभिन्न स्तरों पर शेयर भी किया है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा, और मैं गृहिणी कला के माध्यम से उन सभी गृहिणियों को जरूर शेयर करना चाहती हूँ। इसीलिए आपने बोला कि प्रेशियस टाइम भी, ऑब्वियसली टाइम इज वेरी प्रेशियस। टाइम कम होते हुए भी टाइम को मैनेज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अगर हम अपने बेस्ट टाइम में से बेस्ट टाइम निकाल पाए, हम उन लोगों को इंस्पायर कर पाए जो एक्चुअली अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए इससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं अपने अगर अर्ली चैलेंजेस या जर्नी की बात करूं तो ऑब्वियसली जैसे मेरे मन में अचानक से एक टर्म आया, चैलेंजेस। सो इट वाज फुल ऑफ चैलेंजेस। नाउ इफ यू कंसिडर द चैलेंजेस, देन सडनली आई कंसिडर ऑल द चैलेंजेस एज द अपॉर्चुनिटीज। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी, चाहे मैन की बात करें चाहे वुमेन की बात करें, उन सब की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। उन चैलेंजेस को कैसे हम कन्वर्ट करें अपॉर्चुनिटीज में, और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में, चाहे वो अर्ली डेज की बात करें या आज की भी बात करें, इट इज फुल ऑफ स्ट्रगल, चैलेंजेस, एंड एवरी टाइम आई एम एंजॉयिंग दीज स्ट्रगल्स एंड challenges. So when you come across all these phases, you will be able to know what you are meant for, and then you will be able to explore your talent and skills. Yes. Still, during my journey, when I am sitting at this position, when I am leading the people, and I am also surrounded by the students like you, who have some entrepreneurial mindset, who are serving the society, then I think that I am better able to contribute towards the society because I was able to accept those challenges during my life. So मेरी लाइफ जर्नी जो थी वो बहुत आसान नहीं थी, बहुत डिफिकल्ट थी, बट उन डिफिकल्टीज में अगर मैं अपना ग्रैटिट्यूड, अपना थैंकफुलनेस देना चाहूँगी तो वो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फादर मदर। और मैं सभी बच्चों से बोलती हूँ कि अपने पेरेंट्स पर बहुत ट्रस्ट करें, क्योंकि पेरेंट्स के पास निस्वार्थ प्रेम होता है। तो पूरे जीवन में अगर हम देखें तो बहुत सारे लव, प्रेम की बहुत सारी डेफिनेशंस होती है, लेकिन अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो वो सेल्फलेस होता है। तो उन्हीं के शायद इंस्पिरेशन से मैं बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके आगे बढ़ती आई हूँ। तो पेरेंट्स, मेरी सिस्टर्स, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, इन सभी के मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से मैं उन सारे फेजेस को क्रॉस करके आई हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि चाहे वो एजुकेशनल चैलेंजेस हो, चाहे वो पर्सनल चैलेंजेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड चेंजेस हो, बट दीज आर द चैलेंजेस जो सभी गृहिणियों या सभी महिलाओं के साथ आते हैं, और उनको क्रॉस करते हुए मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। उनके बारे में हम अलग अलग डिस्कशन भी कर सकते हैं।
मैम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या मैम, एक जर्नी पे आते हैं कि अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट आया हो कि जो आपको लगा हो कि इट्स अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट, मुझे इसके बाद अपने अंदर कुछ चेंज लाना है, ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में आया मैम? बिल्कुल आए हैं। बल्कि हम 2 मोमेंट्स की बात करेंगे। एक मोमेंट वो था जब, ये पता ही है कि अर्ली मैरिज होने के कारण मैं बीएससी सेकेंड ईयर में थी, तभी मुझे गृहस्थ आश्रम में आना पड़ा इनफैक्ट। तो कभी किसी बात पर, किसी स्ट्रेस की सिचुएशन में मेरे हस्बैंड या इन लॉज के साथ कोई डिस्कशन हो रहा था, देन आई वॉज सपोज टू अंडरस्टैंड, आई वॉज मेड टू रियलाइज दैट यू आर जस्ट इंटरपास। Yes, सो आई थॉट दैट आई एम जस्ट इंटरपास। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया क्योंकि हमारे यहाँ सभी लोग, मैं कायस्थ परिवार से हूँ, तो हमारे यहाँ सब बहुत एजुकेटेड है ना, कोई डॉक्टर, इंजीनियर। देन आई रियलाइज दैट आई हैड एंटर्ड इनटू अर्ली मैरिज। मतलब एक इमेच्योरिटी का वो एक स्टेज था, मैंने रियलाइज़ किया। और जब मैंने सोचा कि हाँ, मैं बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ, तो मैं क्या कहलाऊँगी, इंटर पास ही कहलाऊँगी। देन वो मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। उसके बाद से मैंने बिल्कुल फर्म डिटर्मिनेशन कर लिया कि मैं अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँगी। तो मैंने किया, मतलब मैंने बीएससी तो किया ही। आई वॉज अ टॉपर इन बीएससी फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। बीएससी के बाद मैंने एमएससी किया। द सब्जेक्ट वॉज केमिस्ट्री। And then my friends motivated me to go ahead with B.Ed. I completed B.Ed. I was topper. And then I went for M.Ed also. M.Ed मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, but still मैंने किया क्योंकि मेरा एक डिटर्मिनेशन था, कमिटमेंट था कि मुझे करना है। एंड देन मैंने केमिस्ट्री में PhD भी किया। तो आज मैं डॉक्टरेट हूँ। उसके अलावा बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा वेपन है जिससे आप पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। yes, ma'am. तो मैंने अपने इनर वर्ल्ड को चेंज किया और आउटर वर्ल्ड को चेंज करने के लिए मैं रेडी हूँ। दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट। सेकंड इंसिडेंट जो ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी, वो एक मोमेंट था जब मैं अपने बड़े बेटे की फ़ीस डिपॉजिट करने के लिए सेंट जोसेफ्स कॉलेज की लाइन में क्यू में खड़ी हुई थी। एक बहुत लंबी कतार थी जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स खड़े हुए थे। कोई फादर था, कोई मदर था, बट आई वॉज देयर। एंड जैसे ही मेरा एक टर्न आता था तो मैं एक स्टेप पीछे हो जाती थी। आप सोचो कि क्यों हो जाती थी। उसका रीज़न ये था कि मेरे हाथ में एक सिंगल पेनी भी नहीं था फीस के नाम पर डिपॉजिट करने को। आई वॉज वेटिंग फॉर माई हस्बैंड और एनी पर्सन फ्रॉम माई इन लॉज। सो आई वॉज जस्ट वेटिंग दैट दे विल कम, इट अरेंज्ड। काफ़ी ऐसा इंसिडेंट होता रहा। मैं आगे जाती रही, फिर पीछे आती रही, तो मैंने दूसरों को दिया और मुझे लगा कि ज़रूर मैनेज हो जाएगा। बट एट लास्ट व्हेन इट वाज द इवनिंग टाइम, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गिव अप कि अब मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा। आई फाउंड अ रे ऑफ होप कि मेरे फादर इन लॉ आ रहे हैं तो शायद वो अरेंज करके आएंगे, बट उन्होंने बोला कि बेटा अरेंज नहीं हो पाया है। देन आई सेड दैट इट्स ओके, टेक माई लास्ट ईयरिंग विच वॉज हैविंग विद मी। सो आई शेयर दैट ईयरिंग कि अब आप इसको लेके जाओ और तुरंत अरेंज करके लाओ कि मुझे उसकी फीस डिपॉजिट करनी है। एंड दैट वॉज द डे फाइनली ही टुक एडमिशन। But that was the day when I decided, and I was feeling regret upon myself. I was ashamed of myself, in fact, कि मैं इतनी एजुकेशन के बाद मैं कहाँ पर हूँ, आज मेरा स्टेटस क्या है, आज मेरा लेवल क्या है। मुझे ऐसा लगा कि जो वो फर्स्ट स्टेज थी जिसमें मैंने सोचा कि मुझे एजुकेशन कंप्लीट करनी है, दैट वाज वन स्टेज, एंड दिस वाज द अनदर स्टेज व्हेन आई रियलाइज दैट आई हैव टू मेक माई सेल्फ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, कॉम्पिटेंट इनफ टू हैंडल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आई एम सपोज्ड टू कंप्लीट एंड फुलफिल। तो ये 2 चेंजेस ऐसे थे या इंसिडेंट्स जिसको कह सकते हैं, जिन्होंने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। और मैंने अपनी लाइफ का एजेंडा बना लिया कि मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट बनाऊंगी, खुद को एजुकेटेड तो करूंगी ही। अभी भी मैं लर्निंग फेज में हूँ। एवरी टाइम आई एम देयर टू लर्न एनीथिंग एंड देन आई विल ट्राई टू मेक द अदर्स लर्न एज वेल। तो एजुकेशन को कंप्लीट करना है। एजुकेशन का कोई एंड नहीं है, उसमें लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहना, ये सबके लिए एक बहुत क्लियर मैसेज है। दूसरा ये है कि फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे तो अपनी जो नीड्स है उसको तो फुलफिल करेंगे ही, फिर बाकी और लोगों की नीड्स को आप समझ पाएंगे। क्योंकि आपका रोल टुवर्ड्स आपकी तरफ ही नहीं है, आपका रोल टुवर्ड्स ये सोसाइटी या कम्युनिटी भी है। जैसे आप गृहिणी कला पे काम कर रहे हो तो आपने कितनी गृहिणियों को मदद किया होगा, उसमें आपका अपना जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव के साथ आपने कितने लोगों को हेल्प किया है। तो ये मुझे लगता है कि इससे पायस काम कोई और नहीं हो सकता है। मैम इनफैक्ट गृहिणी कला में हमारा ये मोटो ही रहा है, हमारा ये विजन ही रहा है कि हम उन गृहिणीज़ को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सके जो एक मतलब बहुत अनटैप्ड मार्केट था ये काम करने के लिए। इसके ऊपर कभी किसी ने टैप नहीं किया था, इस पर्टिकुलर मार्केट पे किसी ने टैप नहीं किया था। मैम मैं एक स्टोरी बताता हूँ। ये
स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये इंस्पिरेशन हमें आया था अपनी मदर्स और सिस्टर्स को देखकर। मैम हम घर पे सबसे छोटे लड़के थे, तो सबसे ज़्यादा लाड और प्यार हमें को दिया जाता था। तो हमें वो प्रॉब्लम्स, मम्मी जो होती है अपने छोटे बेटे से ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है एग्जैक्टली। कि मतलब पापा ने ये किया या दूसरे लोगों ने ऐसा किया, ऐसा बोला। अगर मेरे पास भी कुछ ऐसा सोर्स होता, जैसे मेरी एक सिस्टर है, मतलब मेन इंस्पिरेशन हमारे कहाँ से आई थी, हमारी सिस्टर है वो स्टिचिंग बहुत अच्छा करती हैं। तो हम एक दिन उनके घर पर गए हुए थे, तो शादी हो गई थी, हम उनके घर पर गए हुए थे, तो उन्होंने, वो बड़ी उदास सी आई और हमारे पास बैठी और उन्होंने ये कहा कि ऋषभ, इतना हम इतने अच्छे कपड़े बनाते हैं, इतनी अच्छी स्टिचिंग करते हैं, लेकिन दूसरे आसपास के लोग आकर उसे बहुत कम अमाउंट में लेकर चले जाते हैं, और मतलब और हमें इतना रीच भी नहीं पहुंच पाता, हम अपने ब्रांड को, अपने आप को इतना ग्रो नहीं कर पाते। तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिली कि हमें एक कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए, एक मतलब एक कम्युनिटी शुरू करनी चाहिए हमारी गृहिणीज़ के लिए, क्योंकि उनके अंदर कुछ स्किल है, कुछ पैशन है, कुछ ड्रीम है। तो मैम आपकी स्टोरी तो अमेजिंग, मतलब हैट्स ऑफ टू इट। और इससे हमें एक प्रोवर्ब है, मतलब एक कोट है, हमें बहुत याद आता है। हम दिल्ली गए हुए थे, तो वहाँ पे एक बहुत ही महंगी कार का शोरूम था, पॉर्शे कार थी नाम। तो उसके पीछे बहुत, मतलब सब लोग पॉर्शे के साथ फोटो खिंचा रहे थे, बहुत अच्छा अच्छा लगा था। उसके पीछे एक वर्ड लिखा था कि करेज चेंजेस एवरीथिंग। और यही लाइन मुझे, आज आपने अपनी स्टोरी बताई तो ये लाइन मुझे मेरे दिमाग में हिट की, दैट करेज रियली चेंजेस एवरीथिंग। दिस इज द फैक्ट, यू विल फील दैट करेज है, कॉन्फिडेंस है, तो आप पूरे विश्व को चेंज कर सकते हैं। तो मैम जैसे आप बता रही थी कि फिर आप धीरे धीरे अपने बीएससी और फिर आपने डॉक्टरेट किया, डॉक्टरेट करने के बाद आप यहाँ पे आप यूजीआई से कैसे जुड़ी मैम? हाँ, यूजीआई से जुड़ना भी बहुत अमेजिंग जर्नी है, वो भी बहुत मज़ेदार सीन है। इनफैक्ट जब आपने देखा कि मैंने बीएड एमएड भी कर लिया था, तो बीएड करने के बाद विशिष्ट पीटीसी करके एक प्रोग्राम आया, या जॉब अपॉर्चुनिटीज सबको गवर्नमेंट लेवल पे दी गई। तो विशिष्ट बीटीसी एक पहला बैच था जिसमें मुझे भी गवर्नमेंट जॉब मिली, एंड दैट इज़ फॉर दी बेसिक एजुकेशन, जो प्राइमरी स्कूल्स में, जो डिफरेंट प्लेसेस में, रिमोट एरियाज़ में, गाँव में जाके स्कूल्स में होता है, तो वो मुझे मिला। एंड पीपल वर वेरी मच टूवर्ड्स इट, मतलब वो चाहते थे, वो दैट वाज द मोस्ट प्रिफर्ड जॉब। उनको लगता था कि उसमें कुछ करना नहीं है, आराम से जाएंगे जॉब करेंगे। बट मेरा एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट था। तो सबसे पहले मेरी जो, अगर जॉब देंगे तो उसके, ये गवर्नमेंट जॉब के पहले प्राइवेट जॉब थी हमारी, यानी कि CMP डिग्री कॉलेज में मैं पार्ट टाइम लेक्चरशिप कर रही थी। बट दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ परमानेंट जॉब or any job through which I can earn a lot of money. Yeah. So that was just to gain experience, and I was getting good experience from that. But जैसे ही गवर्नमेंट जॉब मिली तो मैंने उसको ज्वाइन करने का कोशिश किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि अब तुम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, जैसा कि हमने बताया कि अब एक मेरा दूसरा लक्ष्य हो गया था। तो दैट वाज द नीड ऑफ द आवर ऑल्सो। तो मैंने उसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद अभी मैं सभी बच्चों को एक मैसेज भी मिल सकता है इसमें, सभी गृहिणियों को भी मैसेज मिल सकता है कि आज हमें क्या मिल रहा है और हम क्या बनना चाहते हैं, हम किस एरिया में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं या और अच्छा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको उसमें जाना पड़ेगा। आपको जो पहली अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसको करिए। जब तक आप उसको करेंगे नहीं, तब तक nobody is there to help you or guide you that this is the best job for you. You can only decide. तो मैंने खैर उसको किया, and I was, since I joined that school, I was very much into teaching, like मुझे सुबह से शाम उन बच्चों को पढ़ाना, and the people who were there, like they were already there, they made fun of me, क्योंकि उनको लगता था कि अभी इनकी नई नई जॉब है तो ये बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं। तो मैं I said that कि if I am here then definitely I'll fulfill my roles with full dedication and commitment. मैं इन बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं अपना पूरा टाइम एनर्जी दूंगी। बट येस, ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक दैट आई एम मेंट फॉर दिस जॉब। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट उस एजुकेशन सिस्टम का बहुत अच्छा नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। वहाँ पर जैसे ही पता चला कि हाँ ये मैडम ने PhD किया हुआ है, पीपल स्टार्टेड insulting me in one or the other ways. I don't know why, because I was not trying to. They just asked, and then I shared my highest qualification. And then the people who were the mistress or headmaster, they tried to insult me in one or the other ways. They started, hurting me in one or the other ways. So that was not expected of those people. So I realized that ये मेरे लिए जगह शायद नहीं है। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर जो स्किल है, जो टैलेंट है, या इवन उसको डिज़ायर कह सकते हैं, इसको
पैशन कह सकते हैं या आपका कंपैशन कह सकते हैं, शायद उसको अचीव करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो उसी गवर्नमेंट जॉब में कंटिन्यू करते। सो आई कंटिन्यूड विद दैट। तो मैं वहाँ पे बहुत सारे ऑटो चेंज करने पड़ते थे, बसेस, ऑटो, बहुत ही टायरसम जॉब थी। तो जब मैं उसमें जाती थी तो मुझे यूनाइटेड की बसेस जाते हुए दिखती थी, एंड यूनाइटेड वॉज ऑल्सो अ न्यू सिस्टम टू मी। मुझे नहीं पता था कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में केमिस्ट्री का भी स्कोप है। सो आई थॉट दैट इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होंगे, बट एनीवेज दोज बसेस अपील्ड मी। मुझे अच्छा लगता था कि मैं एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रही हूँ, मैं शायद प्राइवेट में, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द विजन। आप जो सोचते हो, जैसा आप अफर्मेशन करते हो, वो धीरे धीरे वो आपको अट्रैक्ट करता है या आप उसको अट्रैक्ट करते हो सकता है शायद वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जिसके कारण कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि ऐड आया यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च में केमिस्ट्री के लेक्चरर्स की ज़रूरत है, एंड देन आई ऑल ऑफ अ सडन अप्लाइड randomly. I applied for that, and when I got selected into that, and you won't believe, I was getting lesser salary as compared to that government primary school, but I was keen to join that. I talked to my parents, my father especially, that should I join that or not. He completely left it to me. But this is your decision, your call. If you think that you would be happier by being there, you have to join that institution, because what is our ultimate goal? To be happy. आप किसी भी जॉब में हो, किसी भी एरिया में हो, जब आपको बहुत अचीव कर रहे हो, बहुत अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकता है, अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स हो सकता है इनर वे में आप फील गुड नहीं कर रहे हो या आपको वो हैप्पीनेस या पीस नहीं मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यूनाइटेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। मैंने इसको रिस्क की तरह ही लिया, बट मैंने उसको ज्वाइन किया, एंड आई देन लेफ्ट दैट गवर्नमेंट जॉब. So called government job, so called stable job, I left that. I went to this so called unstable job. But it is not the job which is stable or unstable, it is the people who are having stability or instability within their minds. हमारे माइंड में अगर स्टेबिलिटी, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, तो मुझे लगता है हम कहीं पर भी सस्टेन कर सकते हैं. So this is how I entered into this. और मैम उस टाइम पे भी नहीं, इस टाइम पे भी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब छोड़ना आज भी लोगों के मन में है, बट चेंजेस काफ़ी आ गए. अब तो मुझे लगता है कि जो बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं, दे प्रेफर द प्राइवेट जॉब्स ऑल्सो, और दे डू नॉट थिंक दैट दे आर एट नॉट अ वेरी गुड पोजीशन, दे आर हैप्पी विद दैट. तो परफॉर्म आपको गवर्नमेंट जॉब में भी करना है. आज तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी हम देखते हैं, स्कूल्स में भी काफ़ी अच्छा माहौल हो गया है. स्कूल्स में टीचर्स भी काफ़ी एजुकेटेड भी हैं, और इसके अलावा अपनी सर्विसेज भी अपनी बेस्ट कैपेसिटी में दे रहे हैं. तो आई थिंक दैट अब कोई सब पैरेलल हो गया है और कॉमन हो गया है. ओके मैम, अब कोई ऐसी एक एडवाइस जो आप अपने फील्ड में आने वाली वुमेन्स को देना चाह रही हैं, या फिर हमारी कम्युनिटी की जो गृहिणीज़ हैं उनको देना चाह रही है? अपनी कम्युनिटी मतलब गृहिणी कला की कम्युनिटी में जो भी गृहिणीज़ हैं या फिर वो जुड़ना चाहती हैं, वो एस्पायर हैं कि मैं इस कम्युनिटी से जुड़ूं, तो कोई एक छोटी सी एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस फॉर देम. मुझे ऐसा लगता है कि गृहिणी कला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि अलग अलग स्किल्स को एक स्पेस मिलता है, और अगर उस स्किल की रिक्वायरमेंट है, यानी उस स्किल से जो प्रोडक्ट का आउटकम होता है, अगर आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति की नीड्स को फुलफिल कर रहा है, चाहे वो प्लेजर के फॉर्म में हो, चाहे वो बेसिक यूटिलिटी के फॉर्म में हो, बट अगर वो है तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो ज़रूर आगे आए, क्योंकि उससे उनका सेल्फ डिपेंडेंसी होती है. पहली बात, टाइम का यूटिलाइजेशन होता है, इमोशनल कॉन्फिडेंस का जो स्टेबिलिटी होती है वो बिल्डअप होता है. आज के टाइम पे अगर हम देखें तो एक समय के बाद इवन जो गृहिणियाँ हैं, जो कहते हैं ना कि घर टूवर्ड्स होम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मोर, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर husband, their in-laws and their children. Definitely it would be there, but after a certain period of time they will be left alone. जो गृहिणियाँ हैं वो अकेली रह जाती हैं और उनके पास टाइम ही टाइम रहता है, और उस टाइम में या तो फिर वो नेगेटिव सोचती हैं, या फिर लोनलीनेस फील करती हैं, और या फिर कंप्लेनिंग एटीट्यूड हो जाता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम के बाद उनको ऑटोमेटिकली आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए. तो अगर वो शुरू से अपने स्किल को, अपने टैलेंट को पहचान के चले, तो किसी भी एरिया में जा सकते हैं. आज के टाइम पे अगर किसी को अगर शहद बनाना भी आता है, तो वो शहद बना के प्योरिटी के साथ, पूरे ऑनेस्ट वे में, अगर नेचुरल ढंग से वो कर रहा है काम, तो ज़रूर उसको आगे बढ़ाना चाहिए. यानी हमको रीच का ध्यान रखना.
तो मैम आपने ये क्वेश्चन का मतलब ये जो जर्नी आपने अपनी बताई ये और इतने एस्पायरिंग वर्ड्स हमारी गृहिणीज़ के लिए और जो भी लेडीज़ हैं वुमेंस हैं आपके फील्ड में एकेडमिक्स में वो आगे बढ़ना चाहती हैं, इतने सारे इंस्पायरिंग वर्ड्स आपने उनको दिए। और मैम एक लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस लेवल पे पहुँचने के बाद भी कोई इंसान रुकता नहीं है, मतलब वो कीप्स ऑन चेंजिंग। और आपकी स्टोरी सुनकर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यू वुड बी हैविंग सम काइंड ऑफ फ्यूचर प्लान्स। तो वो क्या ऐसे प्लान्स है जो आप मतलब एक बार शेयर कर सकते तो कि इससे क्या होगा हमारी जो गृहिणीज़ हैं और जितने भी दूसरे वुमेन्स हैं और गर्ल्स हैं उनके अंदर एक चीज़ आ जाएगा कि एक लेवल पहुंचने के बाद हमें रुकना नहीं है, हमें कीप ऑन गोइंग एक नेचर रखना है, ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड रखना है। तो ऐसा क्या फ्यूचर गोल है मैम जो आप शेयर कर सकती हैं? एट दिस आउटसेट अगर हम इस स्टेज में इस एज में हम बात करें कि हमारा फ्यूचर गोल क्या है, तो ऑब्वियसली विजन बहुत हाई है मेरा। रीज़न बीइंग जैसे मैंने बताया कि इस एज में आने के बाद इस स्टेज में मैंने सेल्फ एवेल्यूएशन भी बहुत हाई लेवल पे किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपना खुद का असेसमेंट कर लेते हैं और अपनी जो भी प्रोडक्टिविटी है उसका भी इम्पैक्ट असेसमेंट कर लेते हैं तो प्लानिंग बेटर हो जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर डेवलपमेंट में स्टूडेंट्स के करियर डेवलपमेंट में जो हम काम करें इसको और हम एनफोर्स करेंगे, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो जो बेस्ट प्लानिंग है उसका पहला स्टेप है वो है एस्पिरेशन बिल्डिंग। ये टर्म सभी लोग ध्यान रखिएगा कि एस्पिरेशन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लोगों को पता है कि ये करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमें इसमें जाना चाहिए या इसमें नहीं जाना चाहिए, ये भी आपको बहुत सारे लोग राय दे देंगे। बट आपकी खुद की एस्पिरेशन क्या है या आप अपनी एस्पिरेशन को बिल्डअप कैसे कर सकते हैं वो उस पर काम नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एस्पिरेशन बिल्डिंग पे हम काफ़ी काम करना चाहते हैं। और उसके अलावा इसको अगर हम अगले लेवल पे लेना चाहें तो करियर डेवलपमेंट के साथ साथ लीडरशिप डेवलपमेंट, यानी हम जो भी बात कर रहे हैं SDG गोल्स की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, अगर उन पूरे ब्रॉडर एरियाज़ को ले लें तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका कहीं ना कहीं एस्पिरेशन, पैशन, स्किल, उन सब का मेजरमेंट हो सकता है। इसके लिए एक स्पेसिफिक टूल भी हम लोग बना सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे बच्चों ने जो टेक्नोलॉजी के हेल्प से बहुत सारे मॉडल्स भी डेवलप किए हैं, मुझे हेल्प करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग असेसमेंट्स भी बना सकते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कस्टमाइज मॉडल बनाने का मेरा अपना थॉट प्रोसेस चल रहा है जिसमें कि इसके थ्रू हम एस्पिरेशन बिल्डिंग, करियर डेवलपमेंट, करियर मैपिंग और उसके साथ साथ लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम कर सकें। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक और एरिया को मर्ज करेंगे, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक वो एरिया है जो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको स्टार्टअप ही लेना है, बट वो एक बात कर रहे हैं जिसके लिए आपको अपने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को डेवलप करना है। क्योंकि हर इंसान, हर व्यक्ति के मन में ये एक चीज़ है कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे तक ही सीमित ना रहे, हम कैसे सोसाइटी में दे सकते हैं। इसी को कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, कि वट एवर यू हैव, वट एवर यू लर्न, you just give to the society. And this is the only vision in my mind, that in whatever ways I would like to give it to the society. And then those who are there with me, they can join me in this journey, and I am planning for this particular thing. So let us see, the best wishes are always there with me and God's grace is always there. सो थैंक यू मैम, आपने इतना पीसफुल मतलब इतना ग्रेट हम आपके लिए ग्रेटफुल हैं कि आपने इतना अच्छा टाइम दिया हमें। और मैं चाहता हूँ कि ये जो बातें मैम ने आपसे शेयर की है आप इनसे कुछ सीखें, आप एक लर्निंग नेचर रखें और हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखें। आपने मैम की सिचुएशंस देखी कि मैम कहाँ से किस लेवल से किस लेवल तक आई। इनफैक्ट मैम की सिचुएशन को देख के हमें लग रहा है कि हर लोगों को लाइफ में 2 चांस मिलता है। जैसे कि आप गृहिणीज़ हैं, आपको शादी से पहले एक चांस मिला होगा अपना ड्रीम परस्यू करने का, अपना पैशन फॉलो करने का, लेकिन शादी होने के बाद आप अपने आप को, अपना जो ड्रीम है उसको ख़त्म मत करिए। वी आर विथ यू, मैम इज़ विथ यू। हम लोग इन फ्यूचर ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है, मैम आके बीच बीच में कुछ गाइडेंस लेक्चर्स, कुछ मोटिवेटिंग लेक्चर्स भी आप लोगों को दे सकती हैं। और जो स्किल डेवलपमेंट और असेसमेंट प्रोग्राम्स हैं मैम, हम लोग वो हमारी गृहिणीज़ पे भी ट्राई अप कर सकते हैं। बिल्कुल हम लोगों को करना चाहिए। उनकी आवश्यकताओं, उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। उनसे इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और उन सब से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि उनमें और कौन सी कलाएँ हैं जिनको हम आगे ला सकते हैं, जिनको जो सो कॉल्ड एलीट क्लास के पीपल हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके प्लेटफॉर्म तक अगर हम लाएंगे तो हो सकता है उनको अपलिफ्टमेंट मिल सके। तो लेट अस सी हाउ लोग डेफिनेटली विल जॉइन हैंड्स। और एक मैसेज ज़रूर मैं देना चाहूँगी
कि जैसे लोग कहते हैं ना कि मुझे पावर चाहिए, मुझे कुछ एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। तो अगर हम पावर की बात करें तो पावर उन्हीं को चाहिए जो दूसरों को हर्ट करना चाहते हैं, अदरवाइज लव इज़ एनफ। तो ये जो प्रेम में की जो शक्ति है, यानी आप बहुत माइंड वे में जो लीड कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी के लिए आपको पावर की ज़रूरत नहीं है, पोजीशन की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर भी हो, आज ऋषभ यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको किसी पावर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के उस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है जिसमें कि आपको फाइनेंस चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए आपका विजन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने सिंपल वे में प्यार से, प्रेम से, अफेक्शन के साथ, एक अच्छे पायस विजन के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ अगर आप काम करेंगे तो सक्सेस आपके साथ होगी हमेशा। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम दिया